ये देश कोई राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी का नहीं है। इस बात को कर वो प्रतिनिधित्व था, वो जेन ज़ी का प्रोटेस्ट। पहला। देखिए, आपकी दूसरा। बात से मैं सहमत हूँ। आपकी जो कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपका एक दृष्टिकोण है, जो बहुत विशिष्ट किस्म का होता है। लेकिन राजनीति केवल वोट की नहीं होती है राजनीति। राजनीति केवल सत्ता, जब कहते हैं कि हर चीज़ पॉलिटिकल होती है। आप जो वीडियो बनाते हैं, उसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स एक राष्ट्र निर्माण की पॉलिटिक्स है। नहीं भाई जी, वो फ्रस्ट्रेशन की पॉलिटिक्स है। वो मैं अपना काम खुद घर बैठ के करना चाहता था। हुँ, लेकिन जब मुझे लग रहा है कि मेरा घर ही नहीं बचेगा, हुँ, तो मैं कर लौट के कहाँ आऊँगा? हुँ, मुझे क्यों? इसी तरह अभय जी, ये देश जनता का है। हुँ, ये देश राजनीतिज्ञों का नहीं है। जब वो सही काम नहीं करेंगे तो हमें खुद निकलना पड़ेगा, और हम निकल चुके हैं। हुँ, अब हम उसी रास्ते पे निकल चुके हैं, जिस रास्ते पे हमने इनको भेजा था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले। हुँ, भई आप एक बात बताइए अभय जी, हुँ, मैं आपसे दूसरी बात करता हूँ। हुँ, आपका इस सवाल का दूसरा पहलू भी था एक। हुँ। आपने कहा था कि जेन ज़ी का प्रोटेस्ट का क्या सवाल था अभय जी? फिर से आप बताएँ। नहीं, मेरा कहना ये था कि जेन ज़ी ने जो प्रोटेस्ट किया है, इसके बाद में मोदी जी उससे पहले ये कोशिश कर रहे थे, हाँ, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हम सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, पेपर लीक एक पाप है जो हो गया, अब हम बिल्कुल, उसके निवारण की सब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। ये जी। मैं उसके 2 आंसर देता हूँ आपको अभय जी। हुँ, देखिए अभय जी, भारतीय जनता पार्टी की इसके अंदर एक बहुत बड़ी सीख है, हुँ, और वो उस सीख से लेसन लेने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या। हुँ, वो एक जेन ज़ी प्रकोष्ठ खोलने वाले हैं। अच्छा। उनसे मिस हो गया कि उनके पास आदिवासी प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ, ओबीसी प्रकोष्ठ, व्यापारी प्रकोष्ठ, सब प्रकोष्ठ थे। हुँ, किसी तरह से उनसे जेन ज़ी प्रकोष्ठ मिस हो गया। हुँ, अब वो एक जेन ज़ी प्रकोष्ठ खोल देंगे, उनका काम खत्म। हुँ। अभय जी, ये प्रकोष्ठों का मामला नहीं है अब। ये उससे बात आगे निकल गई है, हुँ, पहला। दूसरा अभय जी, मैं आपको इसका दूसरा जवाब देता हूँ। अभय जी, माननीय प्रधानमंत्री ने आज अनाउंस किया कि वो एक इस पर टास्क फोर्स बनाना चाहते हैं। हुँ, अच्छी बात है, टास्क फोर्स ज़रूरी है। हुँ, अभय जी, ये टास्क फोर्स आज से 15 साल पहले बनना चाहिए थी। हुँ, नाउ मैं वही जवाब दूँगा जो रॉलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, उससे पहले जो सेंटेंस यूज़ किया था, टू लेट एंड टू लिटिल। हुँ, ये उनका आश्वासन आज की डेट में टू लेट और टू लिटिल है। हुँ, आप आज से 2010 में आपने कैंपेन चालू किया, हुँ, 10 या 11 से, 14 में चुनाव जीता आपने। आप 4 साल लगातार, 3 साल लगातार पूरे देश में आपने भ्रमण किया। आपने ये बातें बताई नरेंद्र मोदी जी ने कि हमारे पास हमको प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन है, और हम उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हुँ, हुँ, आपने बताया रुपया कैसे गिरता है, हमको हुँ, समझ में आया। हुँ, आपने बताया रुपए की गिरना और इज्जत कैसे दोनों लिंक्ड है, हमें वो भी समझ में आई। हुँ, हमने आपको वोट दिया। हुँ, अब आप 18 साल बाद ये बोल रहे हैं हुँ, कि हम इस हमें लग रहा था कि सॉल्यूशन 2014 में आ जाएँगे। हुँ, आप इसीलिए आए थे, आप इसी प्रकोष्ठ से आए थे। आपने 3 बातें बोली थी कि हमें सब प्रॉब्लम पता है, और दूसरा ना खाऊँगा ना खाने दूँगा। हुँ, जब खाऊँगा ना खाने दूँगा आपने बात हमको समझाई, हुँ, तो इसका मतलब ये था कि आप ज़िम्मेदार हैं हर चीज़ के। हुँ, हमें और कोई ज़िम्मेदारी चाहिए भी नहीं थी। हुँ, हमें एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा था इस देश में उससे पहले, जो एक व्यक्ति खुद ज़िम्मेदारी ले सके। हुँ, मोदी जी आए, उन्होंने खुद ज़िम्मेदारी ली। ना हुँ, खाऊँगा ना खाने दूँगा, अच्छी बात है। हुँ, अब जब ये हो गया, अब आप 15 साल बाद बोल रहे हैं कि नीट के पेपर में हम एक एक्सपर्ट कमीशन बिठाएँगे। हुँ, टू लेट एंड टू लिटिल। हुँ, ये अब नहीं चल सकता। ये अब आपको ज़िम्मेदारी मान के, और आपने ये 2 बातों से आपने सिद्ध कर दिया कि आप फेल हो गए। हुँ, पहली बात तो ये कि आपने इस रिफॉर्म कमीशन को बना के ये एक्सेप्ट कर लिया कि आपसे फेल्योर हो गई आप। हुँ, इस्तीफे से मैं नहीं मान रहा था कि मोदी जी की फेल्योर है। लेकिन रिफॉर्म कमीशन से मोदी जी ने खुद स्वयं ने एक्सेप्ट कर लिया कि उनसे फेल्योर है। हुँ, हमें अब मोदी जी से एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, और ना हमें कोई रिफॉर्म कमीशन चाहिए। हुँ, हमें अब उनसे ज़िम्मेदारी लेते हुए वापस विदा चाहिए। हुँ, हाँ, इनफ। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। टू हुँ, लेट एंड टू लिटिल। अब हुँ, हम करो मरो के नारे पे चल चुके हैं। हुँ, हमें अब उससे कोई नहीं रोक सकता। हुँ, गांधी जी का नारा था, हम उस पे चल चुके हैं। हाँ। अब एक रणनीति मोदी एंड कंपनी की और है, जो
पहली नजर में दिख भी जाती है, वो ये है कि पूरे देश में जो आंदोलन का भाव फैला, उसका एपिसेंटर जो है वो जंतर मंतर है। तो अगर जंतर मंतर खाली करा लिया जाएगा, जंतर मंतर से लोग चले जाएंगे, तो सारे देश में जो असंतोष जगह जगह भड़का है, वो असंतोष भी धीरे धीरे करके बिखर जाएगा, मंद पड़ जाएगा या मुरझा जाएगा, ऐसा वो सोचते हैं। कुछ टिप्पणीकारों ने ये भी कहा है कि दीपके ने जो आंदोलन को निलंबित करने का, मुलतवी करने का जो फैसला लिया, वो भी गलत था। आंदोलन चलाते रहना चाहिए था। ये बात नहीं माननी चाहिए थी सरकार की कि आंदोलन तुरंत खत्म हो जाएगा। क्योंकि ध्यान कीजिए, जब नड्डा और जितेंद्र सिंह इनके प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस फैसले की घोषणा से, तो जैसे ही काकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो तुरंत जितेंद्र सिंह ने कहा वो तुरंत समाप्त हो गया है। मतलब उनका जोर था, ये मत कहो हो जाएगा, ये कहो हो गया है, मतलब ये कहो, मतलब वो इतना इस पे उनकी दिलचस्पी इस बात में थी। अच्छा, तो सरकार ये मानती है कि हमने एक तरह से आंदोलन को निपटा दिया, थोड़ी बेइज्जती हो गई, शिक्षा मंत्री का वो भी हो गया, इस्तीफा दिलवाना पड़ा। लेकिन क्या वास्तव में आंदोलन खत्म हो गया? या मैं तो ये मानता हूं कि आंदोलन तो शुरू ही तब होता है जबकि लोगों के मन पहले आंदोलित होते हैं। अभय जी, मैंने लोगों के मन आंदोलित हो गए एक बार, तो वो आसानी से शांत नहीं होते। जी अभय जी, मैंने आपसे प्रोग्राम के शुरू में ही कहा था कि ये आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ ही नहीं था। ये आंदोलन लोगों के ड्राइंग रूम में हुआ था। जंतर मंतर इसका एपिसेंटर नहीं था, लोगों के ड्राइंग रूम। जो लोग व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम का आंदोलन था ये आंदोलन। जी, व्हाट्सएप फॉरवर्ड और इंस्टाग्राम के बीच की टक्कर थी ये। व्हाट्सएप फॉरवर्ड फेक होते हैं, इंस्टाग्राम लाइव रियल होता है। उसके मोदी जी का आपने कहा मेकअप नहीं दिखा, क्योंकि वो रियल था, इसलिए नहीं दिखा। अबे जी, ये आंदोलन जंतर मंतर का था ही नहीं, ये आंदोलन लोगों के ड्राइंग रूम का था और वो चल चुका है। जो लोग घर से जाएंगे और दिक्कत आएगी भारतीय जनता पार्टी को, ये घर पर जाके इन जेंजी के ऊपर नई जिम्मेदारी है ये बताने की अपने पेरेंट्स को कि अब आप गलत थे, हम सही थे, और हमें अब इस देश को एक सही रास्ते पे लेके जाना है। पहला अभय जी। दूसरा अभय जी, अपन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पे आते हैं। थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको डिटेल में। अभय जी, ये पेपर लीक का मामला नहीं था, ये पेपर लीक था। ये पेपर ऐसे लीक था, मोदी जी के पास जो पेपर आया वो लीक पेपर था। मोदी जी को पहले ही पता था कि क्वेश्चन पेपर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सीजेपी आने वाली है, दिपके साहब आने वाले हैं, सोनम वांगचुक जी आने वाले हैं पेपर में। उनके पास वो पेपर लीक था, वो पेपर सेट जिनने किया था वो खुद ही थे। जब वो पेपर उन्होंने पढ़ा, उसके बीच में आ गए जैन जी। जैन जी ने अपनी होशियारी दिखा दी, कारस्तानी जिसके लिए फेमस है वो कर दिया। उसके सारे क्वेश्चन बदल दिए उन्होंने पेपर के। जब वो क्वेश्चन के सारे पेपर बदल गए और मोदी जी खुद एग्जाम में बैठे हुए थे, उनके पास समय नहीं था, और वो हड़बड़ाहट में उन्होंने इस तरह के जो उनके हिसाब से आंदोलन तो 2 दिन पहले खत्म हो चुका था। जब उनके जो पेपर के क्वेश्चन थे उन्होंने आंसर कर दिए थे। पहला क्वेश्चन था वांगचू साहब का, वो खत्म हो गया था उनका। वो दूसरा क्वेश्चन का पेपर था सीजेपी का, वो भी खत्म कर चुके थे। वो क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन पेपर में जैनजी जो असली विक्टिम थे, जो लोग मर चुके हैं, अबे जी, इस देश के युवा का भविष्य नहीं है कोई। अपन आज लंबा एपिसोड हो जाएगा, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। इस देश के संग, जो युवा के संग, मैं एक बात पे आपको बताता हूं। मोदी जी, जब मुझे किस बात का क्षोभ है, मोदी जी 2012 में मुझे बताया था उन्होंने, ओबियसली भाषण के जरिए, कि भारत के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हमें समझ में नहीं आया, हम पढ़ाई करते थे, तो हमने किताबें खोली, तो पता चला डेमोग्राफिक डिविडेंड। फिर मोदी, हम वो भी समझ में नहीं आया, तो मोदी जी ने फिर अगली स्पीच में समझाया कि डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होता है कि भारत की जो यंग जनरेशन की आबादी है, वो बूढ़े होने वाली आबादी से बहुत ज्यादा है। और उस वक्त जब मोदी जी 2012 में इस बात को बोली थी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड 40% भारत की आबादी या 50% भारत की आबादी वो यंग जनरेशन थी, वो एक एज से कम थी। बहुत अच्छी बात थी।
और उन्होंने कहा था कि हमें इसको बनाना है और यही हमारे देश को आगे ले जाएगी। हमने सबने सपोर्ट किया। आज भारत के युवा पे केवल 2 जॉब्स के अलावा तीसरा जॉब नहीं है। या तो वो ओला उबर की ड्राइवरी कर ले, या वो ज़ोमैटो में नौकरी कर ले। गिग वर्कर बन जाए। गिग वर्कर तो वो भी रिस्पेक्टेबल वर्ड है अभय जी। आप एक बात समझिए, आप ओला उबर में जब जॉब करते हैं, आप 18-18 घंटे काम कर रहे हैं जवानी में, आप परिवार को ध्यान नहीं दे पा रहे, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं बन रही, क्योंकि आपके पास उतनी इनकम आ रही है जितना कि आज खत्म हो रहा है। 18 घंटे काम करने के बाद आपके पास ये बच रहा है, तो आपके पास कल के लिए क्या है? ये भारत का युवा जिसने एमए किया, पीएचडी की, पोस्ट ग्रेजुएट किया, क्या वो ओला उबर चलाने के लिए है, जिसमें आज से 5 साल बाद वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, क्योंकि सारी डायरेक्शन तो उससे आते हैं। उसमें किस चीज का एक्सपीरियंस जोड़ रहा है वो? आपका करियर शुरू होने के 5 साल के अंदर अगर आपको कोई स्टेबल जॉब डायरेक्शन नहीं मिलता, तो आपका लाइफ खत्म। भारत के युवा बहुत ही अंधकार में भविष्य है और प्रेजेंट है। 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं सरकार के दिए हुए अन्न पे। कहाँ है ये नंबर? नहीं अभय जी, ये एग्जाम सेट था। मोदी जी इस एग्जाम, जैन जी ने आके पूरा पेपर बदल दिया। अब उनको एग्जाम असली देना पड़ेगा। ये फिक्स पेपरों से एग्जाम नहीं चलेंगे। जैन जी प्रकोष्ठ खोलने से कुछ नहीं होगा। वो ट्राई कर ले। रॉलेट एक्ट आने के बाद, करो मरो के नारे के बाद, अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयोजन किए। उनके पास भी सारे प्लान थे। उनके पास भी सारे प्लान थे। इनसे अच्छे प्लान थे। हमारी पुरानी जनरेशन ने उनके सारे प्लानों को तोड़ा है, और इस बार भी तोड़ेंगे। और पहले भी हमने माफी नहीं मांगी थी, इस बार भी हम माफी नहीं मांगेंगे। तो ये तो बहुत नई किस्म का आपका नई किस्म की प्रस्तुति है आपकी, जो बहुत ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, और ये बताती है कि ये आंदोलन है, ये कितना गहरा है, ये कहाँ पे जाके समाज के किस हिस्से को छू रहा है, कहाँ से इसके बीज पड़े हैं, कहाँ से इसमें कल्ले फूटे हैं, कहाँ से प्रस्फुटित हुआ है, ये बात आपकी तरफ से सामने आती है। और आप फिर कहेंगे कि मैं फिर राजनीतिक बातें करने लगा, मैं राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ। मेरे नाम के नीचे लिखा भी हुआ है प्रोफेसर एवं राजनीतिक विश्लेषक, तो मैं तो वही करूंगा। वैसे राजनीतिक टिप्पणीकार आपके नाम के नीचे भी लिखा हुआ है, भले ही आप कहते रहे कि आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अब वो गलती से मैंने लिख दिया या आपने लिख दिया, वो अलग बात है। तो मेरा तो मानना यह है कि इन चीजों के, इस बात के राजनीतिक फलितार्थ जो है, वो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व की राजनीति के लिए बहुत संगीन होने जा रहे हैं। मैं समझता हूं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा छोड़ दीजिए, वो तो एक दांव है, मतलब जो उन्होंने चला। संघ के नजर में और मोदी जी की नजर में पिछले 12 साल की सत्ता का जो विशुद्ध उपलब्धि है, वो है एक डिस्कोर्स, एक नैरेटिव जो उन्होंने स्थापित किया है। उन्होंने वामपंथी, सामाजिक न्याय, उदार, लोकतांत्रिक, सेकुलर नैरेटिव की जगह उन्होंने दक्षिणपंथी, हिंदुत्ववादी, अल्पसंख्यकों से घृणा करने वाला, क्रोनी कैपिटलिज्म चलाने वाला, ये सब एक व्यक्ति के शासन, एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ये सब जो है अधिकारों के बजाय कर्तव्यों पर जोर देने वाला एक नैरेटिव उन्होंने स्थापित लगाया, और इस नैरेटिव पहले से चला आ रहा था, उसको अपदस्थ कर दिया। मैं एक लाइन में आपके इस नैरेटिव को एक लाइन में करूं कंसाइज? हाँ, कहिए। केवल एक लाइन, उसके बाद आप अपना सवाल। हाँ। उनका नैरेटिव एक चीज का था कि भारत में के नागरिकों को प्रजा में कन्वर्ट करा जाए। हाँ, वो बात भी सही है। नागरिक की हैसियत की बजाय प्रजा की हैसियत हो रही है व्यक्ति की। प्रजा की। आप अपना सवाल। ठीक, एक ही बात है। जैन जी प्रजा मानने को, बनने को तैयार नहीं है। वो नागरिक बनना चाहता है, नागरिक बनना, उसका दावा नागरिक बनने का है। तो ये इन्होंने किया, लेकिन इस आंदोलन से एक झटके में 12 साल से बनाया गया नैरेटिव लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा लगता है इस आंदोलन से नागरिक वाला नैरेटिव प्रजा वाले नैरेटिव को थोड़ा सा धकेया कर किनारे कर रहा है, और उसकी जगह स्थापित होने की चेष्टा होती हुई दिखाई देती है। हम अपनी चर्चा के आखिरी दौर में है, मैं इसको इस अपने अवलोकन को आपके सामने रखता हूं, ताकि आप इस कार्यक्रम को उपसंहार कर सकें। बिल्कुल अभय जी, मैंने पहले भी कहा आपसे प्रोग्राम में, जब जैन जी वापस जाएंगे तो घर पे ये बताएंगे कि पापा वहां पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था। आप केवल ये नैरेटिव आप जिसको बोल रहे हैं वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स है,
और वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी ये सोचने लगी है और गलतफ़हमी में आ गई है कि हम उस नैरेटिव में जीत रहे थे। वो नैरेटिव था भी नहीं। आपने मुझसे कहा, मैंने हमेशा ये बोला कि मैं राजनीतिक नहीं हूँ। अभय जी, राजनीतिक बातें हो सकता है मैं कर लूँ कभी-कभी, लेकिन राजनीति का पूरा ज्ञान है। हुँ, मैं राजनीति करना नहीं चाहता था, ना मैं राजनीति करता हूँ। लेकिन राजनीति का अच्छा-सा ज्ञान है, यही ज़ेन ज़ी की बात है। हुँ, उनको आप राजनीति करना नहीं चाहते, वो ना वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनको राजनीति का अच्छा ज्ञान है। उनको भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव का भी समझ में आ चुका है और उनको क्या करना है उस नैरेटिव को हटाने के लिए उनके पास वो भी प्लान है। जी, अगले इस्तीफे 4 मंत्रियों के होंगे, हुँ, दिसंबर तक। अच्छा, हाँ, अगले प्रोग्राम में अभय जी हुँ, आप शेड्यूल करें, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से भारत को कर्जे के अंदर धकेल चुके हैं हुँ, और ये कर्जा आगे आने वाली जनरेशन की जनरेशन चुकाएँगी। हुँ, अब आपको जनता को ये डिसाइड करना है कि प्रजा बन के उस कर्जे को चुकाना है या नागरिक बन के उस कर्जे का हिसाब लेना है। हुँ, भारत के ऊपर जिस तरह का कर्जा चढ़ाने की तैयारी हो चुकी है हुँ, और ये कर्जा अभी केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, हुँ। उसकी चर्चा अपन अगले प्रोग्राम में करेंगे। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर, जल्दी ही करेंगे वो अगला कार्यक्रम, आपको देर तब नहीं समझ होनी में चाहिए। आएगा कि भारत की आबादी कहाँ खड़ी हुई है और जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। जी, समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, इसका सॉल्यूशन इमीडिएट चाहिए। बिल्कुल ठीक। कम से कम 3 जनरेशन तो मुझे लग रहा है, 2 तो 1 का तो भाई साहब निपटा चुके, 2 कर्जे में निकल जाएँगी। हुँ। एक अब अगले प्रोग्राम में इसकी चर्चा करते हैं भाई जी। हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद विशाल जी। बहुत ही सुंदर जी, कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर जी, चर्चा की। मैं नई परख के दर्शकों से अपील करता हूँ कि इतनी सुंदर चर्चा को उन्होंने ध्यान से सुना होगा। वो अपनी टीका-टिप्पणियाँ दें, वो बताएँ हमें कि इस चर्चा को सुनकर उनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिस्पॉन्सेज़ हुए और वो इस चर्चा को क्या किस ग्रेड में रखते हैं। हम पास हुए, हम फेल हुए इसके बारे हाँ, में बताएँ। पेपर लीक नहीं था और अगर जो गारंटी। हमारी हमारी उत्तर पुस्तिका में जो कमियाँ हैं, वो हमने उत्तर पुस्तिका जो है बिना किसी पेपर लीक के थोड़ी ही लिखी है, तो हमें आप उसके बारे में बताएँ। बहुत-बहुत पेपर धन्यवाद। लीक नहीं था गारंटी। पेपर लीक नहीं था बिल्कुल एकदम। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।